नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। समृद्धि शास्त्र के एक और संस्करण में आपका स्वागत है। और आज की चर्चा थोड़ी दिलचस्प है, सामान्य चर्चाओं से अलग। अक्सर ये सवाल म्यूचुअल फंड उद्योग में या किसी भी उद्योग में उठता है कि बेचना मुश्किल है या बनाना। बीएफएसआई की यानी बैंकिंग की, म्यूचुअल फंड की असली लड़ाई ये है। ज़्यादा मुश्किल है एक म्यूचुअल फंड स्कीम को तैयार करना या लोगों को उसे समझाकर बेच लेना। म्यूचुअल फंड कंपनियों के भीतर जाकर ही आप ये समझ सकते हैं कि क्यों चुनिंदा कंपनियां ही इस बाज़ार में अगुआ हैं। क्योंकि बैंक, बीमा और निवेश की दुनिया में असली जंग इनोवेशन की नहीं, कम्युनिकेशन की है। आप चाहे कितना भी शानदार म्यूचुअल फंड या बीमा प्लान बना लें, लेकिन अगर आम निवेशक को वो समझ में नहीं आया तो सब बेकार है। पुराने निवेशकों को याद होगा, यूलिप 2000 के दशक में आए थे। यूलिप यानी बीमा और निवेश का मिला जुला प्लान, कागज़ पे बड़े बेहतरीन थे। उन्हें बेचा गया बड़े भारी भरकम शब्दों और टेढ़े मेढ़े फ़ायदे दिखा के। नतीजा यह हुआ, निवेशक उलझ गए, भरोसा टूट गया। सेबी को बीच में आकर जब नियम बदलने पड़े, लेकिन तब तक ट्रेन स्टेशन छोड़ चुकी थी, बहुत देर हो चुकी थी। और यूलिप की हार दरअसल भारतीय म्यूचुअल फंड उद्योग में कम्युनिकेशन की हार थी। एक और किस्सा याद आया। पेटीएम और जीपे आने से पहले 2016 में भारत में कई बैंकों ने डिजिटल वॉलेट लॉन्च किए थे, लेकिन वे लोगों को इसे समझा नहीं पाए कि इसका इस्तेमाल कैसे करें, क्यों करें। फिर यूपीआई आया, पूरा खेल बदल गया। आगे कौन हो गया? पेटीएम, जीपे और फ़ोनपे। पीछे रह गए भारत के दिग्गज बैंक, क्योंकि वो जो बाद में आए वॉलेट की जो सीधी कहानी थी, जो लोगों की भाषा में थी, उसे समझा नहीं पाए। अब म्यूचुअल फंड की बात ले लें। ताज़ा म्यूचुअल फंड हाउस थीमेटिक फंड लेके आए, किसी खास सेक्टर पर आधारित। आपने भी सुना होगा, निवेश भी किया होगा, लेकिन बाकी लोगों को इस समझ में नहीं आया कि बाकी फंड से अलग कैसे हैं। कुछ चले, ज़्यादातर रह गए। यहाँ भी हार प्रोडक्ट की नहीं, कहानी सुनाने की थी। तो बीएफएसआई में भरोसा ही असली करेंसी है, और भरोसा आता है साफ, सरल और लोगों की ज़िंदगी से जुड़ी कहानी में। मिराय एसेट्स एक ऐसी कंपनी है जिसने एक कहानी वाली बात बड़ी जल्दी समझ ली। कंपनी को ये समझ में आ गया कि जब बाकी बड़ी कंपनियां ग्लोबल पेडिग्री की बात कर रही थीं, मॉर्गन स्टैनले, गोल्डमैन सैक्स से, आईएनजी, पाइन ब्रिज और कुछ हद तक फ्रैंकलिन टेम्पल्टन भी, तो मिराय ने भविष्य को समझा और भविष्य की भाषा को समझा। वैसे भी कोरियन में मिराय का मतलब भविष्य ही है, फ्यूचर ही है। मिराय ने भारतीय निवेशकों को उसकी भाषा में समझाया कि कैसे अच्छे उत्पाद अच्छे ढंग से समझे जा सकते हैं। और ये बात आपको मिराय के हेड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग और कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन श्रीनिवास खानोलकर से बेहतर कोई नहीं समझा सकता। आज समृद्धि शास्त्र में हमारे मेहमान हैं। उन्हें पता है कि निवेशक क्या सोचते हैं, कैसी गलतियां करते हैं, और उन गलतियों को सुधार कर कैसे उन्हें सही उत्पादों तक लाया जा सके। श्रीनिवास, आपका स्वागत है समृद्धि शास्त्र के इस विशेष कार्यक्रम में। इससे पहले कि हम बातचीत शुरू करें, आप दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले अंशुमन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस कार्यक्रम में हमें बुलाने का। और आपने जो शुरुआत करी है उससे यही पता चलता है कि मार्केट की जो पल्स है उसको बहुत बेहतरीन आप समझते हैं जी। थैंक यू। आप लोगों को पता है कि शुरुआत में जब सब नाप तोल कर चल रहे थे ना, तो श्रीनिवास ने एक साइड प्रोजेक्ट शुरू किया, एक ऑनलाइन इन्वेस्टर कम्युनिटी बनाई। वो कम्युनिटी आज एक मिशन बन चुकी है। इस पे भी हम अलग से बात करेंगे। उनका बड़ा स्टाइल बड़ा अनोखा है। दोपहर को डेटा पे बात करते हैं, रात को वड़ा पाव ढूंढते हैं, बिहेवियरल फाइनेंस पे चर्चा करते हैं, ब्रेन स्टार्मिंग करते हैं। जोखिम लेने का जज्बा है, लेकिन समझदारी के साथ। श्रीनिवास खाने के शौकीन हैं और उन्हें ये पता है कि मुंबई में सबसे अच्छा स्ट्रीट फूड कहाँ मिलता है। तो हम सवाल इसी से शुरू करते हैं। श्रीनी, मुझे हमेशा लगता है कि बीएफएसआई प्रोडक्ट किसी बड़े होटल के मेन्यू जैसे होते हैं। अगर वेटर आपको ठीक से मेन्यू समझाए नहीं, तो आप खाना चाहे जो भी ऑर्डर कर लें, वो तो ऑर्डर आता नहीं, या आप कुछ और मंगा लेते हैं, आपको खाना कुछ होता है। ये अक्सर ये जो दुविधा है बीएफएसआई की, इसे आपने कैसे हल किया? अपने खाने का जिक्र किया और मुझे एक वाक़या याद आ गया। अगर परमिशन है आपकी तो मैं बताता हूँ। बहुत साल हो गए इस बात को। मैं विदेश में कहीं था और वहाँ पे मेनू में लिखा था अपसाइड डाउन बोल। इतना तो मैं समझ गया कि एक चाइनीज़ प्रकार का डिश है, तो बट नाम बड़ा इंटरेस्टिंग था, तो मैंने पूछा ज़रूर इसको ट्राई करेंगे, तो ऑर्डर किया। थोड़े समय के बाद, अच्छा, एक नॉर्मल बोल था, एक अपसाइड डाउन बोल था। दोनों में मेरे ख्याल से कुछ 1 या 2 यूरो का फ़र्क था। थोड़ी देर के बाद वेटर आया, एक हाथ में बोल, एक हाथ में डिश, लाके पलट दिया और मुझे दिया। और मैंने बोला, इसके लिए आपने मेरे से एक्स्ट्रा पैसे ले लिए। बट वो आई थिंक बहुत एक बड़ी सीख है कि
पोजीशनिंग और मार्केटिंग गिमिक और प्रोडक्ट की एक्चुअल वैल्यू। अगर आप सिर्फ गिमिक करके कुछ करोगे तो आई थिंक वो लॉन्ग टर्म में नहीं चलेगा, लोग उसको पकड़ लेते हैं। लेकिन जो प्रोडक्ट की एक्चुअल जो वैल्यू है, जो फंड मैनेजर उसमें रोज़ करता है और आपको और क्या करता रहेगा, ये अगर आप साधारण भाषा में अगर समझा दो तो आई थिंक मेरे ख्याल से बहुत बहुत हद तक की बात चली जाती है और समझ में आती है। और इसका एक उदाहरण मैं आपको दूंगा कि हमारा जो SIP का कैंपेन था। अब SIP एज अ वर्ड अगर आप देखेंगे, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, करते समय अगर आप मार्केट में एक्चुअली लोगों से पूछे आप म्यूचुअल फंड करते, बोलते नहीं करते। SIP करते, हाँ करते हैं। लेकिन हम चाहते थे कि इस कैंपेन के द्वारा लोगों को ये बात डीप जाए, मतलब सरफेशियल बात तो बहुत होती है लेकिन क्या ये पेनिट्रेट करके उनके जहन में रह सकती है। तो जब हम कैंपेन की तैयारी कर रहे थे और एजेंसी के साथ डिस्कशन कर रहे थे हम क्या कर सकते हैं, तो हमने कहा कि भाई SIP कुछ नहीं है, किसी का सपना पूरा करने की कोशिश है। और अगर हम उसके ड्रीम को प्रोग्रेस में चल ही रहा है तो क्यों ना हम SIP को सपना इन प्रोग्रेस कहें। और वो जब हमने वो कैंपेन किया, आज तक भी लोग उसके बारे में उसको याद रखते हैं, लोग उसके बारे में बात करते हैं अभी। और हमने कुछ नहीं कहा, हमने कहा आपका ही सपना है, आपको ही पूरा करना है और आपकी ही लागत है। तो इससे अगर आप भटके नहीं, अगर आपको ये समझ में आ जाती है बात सिंपल, रादर देन अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से, सपना इन प्रोग्रेस से अगर बात समझ में आ जाती है तो भाई SIP निवेश करते रहिए। और बाज़ार में भी अगर आप देखें तो SIP का जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है, नंबर ऑफ़ इन्वेस्टर्स, वो तो बढ़ते ही गए। सो कहीं ना कहीं और AMFI का कैंपेन बहुत ज़रूरी कैंपेन, राइट, कि वो बात ले गया कि आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, लेकिन जब एक सिंपल सी लाइन उसके साथ जुड़ गई, म्यूचुअल फंड सही है, और लोगों को ये समझ में आ गया कि हाँ भाई सारे प्रोडक्ट्स में शायद ये मेरे लिए सबसे सही प्रोडक्ट है। अच्छा श्रीनिवास, मैं जब मार्केटिंग मैन के लोगों से बात करता हूँ यहाँ पे मुंबई में, तो उनके उनका एक ऑब्जर्वेशन होता है कि रेगुलेटर्स के नियम बहुत बेहद सख्त हैं। और स्वाभाविक सी बात है कि BFSI इंडस्ट्री में आपको बहुत सारी चीज़ें स्ट्रिक्ट के साथ, नियम शर्तों के अधीन, और ये इनकी वजह से कम्युनिकेशन करना मुश्किल होता है। ये बाधा आपने कैसे पार की, क्योंकि ये सबके लिए एक ही जैसी है? नहीं, मैं इसको मतलब मेरे एसेट हम लोग इसको बाधा की तरफ नहीं देखते। और मैं एक चीज़ कहूँगा कि हालांकि ये अभी बहुत टाइम से मैं कह रहा हूँ, बट रिसेंटली जो अप्रैल में इंसिडेंट हुआ, जून में सॉरी, तो उससे ये बात वापस आ गई। बट सिविल एविएशन में तो एक कहावत है कि रेगुलेशंस खून से लेके जाते हैं, राइट। इट्स अनफॉर्चुनेट बट ये फैक्ट है कि जब भी कोई इंसिडेंट होता है तो उसके बाद नियम और सख्त होते हैं। यहाँ पैसे लगे हुए हैं लोगों के और उनकी हार्ड एंड कमाई है, तो इसको अगर आप प्रोटेक्ट नहीं करोगे, इस पे आप जो भी कोई निवेश का कोई भी डिसीजन ले रहे हो, अगर आप नियमित तरह से नियम के अंदर इस पे काम नहीं करोगे, तो फिर जो आपने इनिशियली आपने कहा जो यूलिप के साथ पहले शायद हुआ, वैसा कुछ यहाँ पे नहीं होना चाहिए। लोगों को समझ में आना चाहिए कि एक रिस्क भी है, पैसा भी है, और जब हम निवेश लगा रहे हैं उसका एज अ कंपनी, फिर हमको नियमों के अधीन होकर उस काम करना है, उसके ऊपर हम नहीं जा सकते। और वैसे भी सर हम लॉ मेकर तो नहीं है, हम लॉ फॉलोअर है, तो हम फॉलो करेंगे। जैसे नहीं, जब ये एक्सिस म्यूचुअल फंड जैसे या फ्रैंकलिन टेम्पल्टन जैसे मामले सामने आते हैं तो आपको लगता है अरे क्या हो गया, ये सब कुछ जो बनाया था फिर अचानक नए सिरे से लोगों के दिमाग में सवाल उठने शुरू हो गए। जब ऐसा शॉक आता है, ऐसा शॉकर आता है कि आपको फंड मैनेजर फ्रंट रनिंग में पकड़ा जाता है और एकदम लोगों का भरोसा डगमगाता है, क्योंकि उसे तो ये दिखता अब यहाँ से दूर कहीं उत्तर प्रदेश के किसी गांव में बैठा आदमी है, उसको थोड़ी पता है कि इन्वेस्टमेंट कैसे होता है म्यूचुअल फंड में। तब आप कैसे मैनेज करते हैं कम्युनिकेशन को, जब उस समय निवेशक सवाल पूछता है, MFD सवाल पूछता है, वो मोमेंट कैसे हैंडल करते हैं? देखिए, कोई भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी हो, आई थिंक एक रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन, कंप्लायंस फंक्शन बहुत ही ज़रूरी फंक्शन है उसमें, और वो उनके पास बहुत सारे तरीके हैं टू फाइंड आउट व्हाट इज़ हैपनिंग, व्हाट वी आर डूइंग, और हम इसमें कैसे आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे पहली बात है कि जो इन्वेस्टर्स का भरोसा है उसको हम कभी टूटने नहीं देना चाहिए।
बिकॉज अगर वो चला जाएगा तो ऑब्वियसली थिंग्स विल नॉट कम बैक। और कुछ डिसीजंस पोर्टफोलियो के होते हैं, जो मिस्टेक्स हो सकती है, आपने कोई पोर्टफोलियो में निवेश किया, वो नहीं चला स्टॉक, या चला या बॉन्ड चला नहीं चला। और कुछ होते हैं जो आपको मार्केट के अनुरूप होते हैं, राइट। मार्केट अगर ठीक नहीं चल रहा है, देखिए सबसे पहली बात, म्यूचुअल फंड में जब आप निवेश करते हो 2 तरीके के रिस्क होते हैं। एक होता है अंडरलाइंग रिस्क कि अगर मार्केट चला या नहीं चला, और दूसरा होता है जो एएमसी जो डिसीजन ले रही है कि स्टॉक में निवेश करना है नहीं करना है, राइट। सो जो पहला जो मार्केट वाला रिस्क है, उसके लिए तो फिर आपके पास इंडेक्स प्रोडक्ट्स हैं, जो मार्केट लिंक प्रोडक्ट्स हैं, जो सिमिलर रिटर्न्स आपको करके दे दे। और फिर आते हैं एक्टिव फंड्स, जहाँ पे फंड मैनेजर कोई डिसीजंस ले रहे करने के लिए। आई थिंक एज लॉन्ग एज आप ठीक से कम्युनिकेट करो, और रिस्क कितना है प्रोडक्ट में नहीं है बहुत ज़रूरी है। एंड ऑल पॉइंट्स ऑफ टाइम रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस, इसके तहत काम होता है इंडस्ट्री में। हर इंडस्ट्री में एक हाथ कुछ हो ही जाता है, तो लेकिन उसको हम इतना देख परख के आगे चलना चाहिए, बिकॉज निवेश तो नहीं रुकेगा, लोगों का अपने सपनों में निवेश करने का ज़रिया नहीं रुकेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है, और इसको साझा तरीके से किया जाए तो ये बेस्ट है। मिराय इस समय देश के 10 टॉप फंड्स में शामिल है, और ख़ासतौर से मिराय की सफलता इसलिए महत्वपूर्ण है कि मिराय से ठीक पहले हमारे सामने अंतर्राष्ट्रीय बड़ी फंड मैनेजर्स जो आए थे, गोल्डमैन सैक्स से, मॉर्गन स्टैनले, पाइन ब्रिज, इनको भारतीय बाजार में चुनौती महसूस हुई थी। और ये वजह है मिराय की, और इसीलिए मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि वो कौन सा मोमेंट था, चूँकि आपने शुरुआत से मिराय के पूरे ब्रांड को, कम्युनिकेशन को देखा है, वो कौन सा मोमेंट था जब आपको लगा कि अब आप फंड हाउस की भीड़ से अलग हो गए हैं और मिराय को अपना मुकाम मिल गया है? हालांकि मैं पहले सेल्स में रहा हूँ, और पिछले 4 साल से अब मार्केटिंग भी देख रहा हूँ। बट जब हम सेल्स में थे, ग्राउंड पे कम्युनिकेशन जाना, देखिए मेरे एसेट जो एक कोरियन शब्द है, राइट, जैसे आपने कहा फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर एसेट, राइट, तो उसको कम्युनिकेट करना हमने शुरुआत करी 2008 में। जी, तो उसी समय और नवंबर में सबसे चैलेंजिंग पीरियड था। जी, तो इन हाइंडसाइड अगर हम देखें तो फंड को शुरू करने के लिए सबसे बेहतर टाइम था। हाँ, लेकिन शायद बिजनेस के लिए नहीं था। सबसे अच्छा उस समय आई थिंक ज़रूरी ये था कि हम दिखाएं कि हम यहाँ पे डटे रहेंगे, क्योंकि वो सबसे ज़रूरी था एमएफडीज़ को कॉन्फिडेंस देने के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर्स को, निवेशकों को। आज भी कुछ इन्वेस्टर्स हैं जो कहते हैं कि उन्होंने सबसे लोएस्ट एनएवी उनके पास है। तो ये दर्शाता है कि लोगों का कॉन्फिडेंस शायद हमारे प्रोसेस में था पहले से, हमें बस अपना काम करते रहना था और वो आगे लेके जाना था। पर मेरे ख्याल से हमारे लिए जो एक टर्निंग पॉइंट था, वो जो हमारी एक पहले स्कीम थी मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप्स की, जो बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रही थी। बिकॉज 2016 में अक्टूबर के आसपास हमने उसका डिसीजन लिया टू सॉफ्ट क्लोज दैट प्रोडक्ट, और सिर्फ SIP के फॉर्म में वो चलेगा। आई थिंक वहाँ से लोगों का एक कन्विक्शन आया कि हम, जैसे एक होता है कि AUM को चेस करें, कि वो इनका प्रोसेस नहीं है, इनको, क्योंकि सर हमारे जो 4 प्रिंसिपल्स हैं उसमें सबसे पहला प्रिंसिपल इज़ क्लाइंट फर्स्ट, कि क्लाइंट को सबसे आगे रह के अगर आप डिसीजन लोगे तो सबसे इजी हो जाता है। और यही चीज़ है कि हमने इम्प्लीमेंट करी, और निवेशकों को लगा कि हाँ, ये इन निवेशकों के हित में काम कर रहे हैं। और वो मेरे ख्याल से एक टर्निंग पॉइंट रहा हमारी जर्नी में। और वहाँ से फिर उसके बाद हम अलग अलग प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करते गए, उसको कम्युनिकेट करते गए। और ये मेरे सेट का कभी स्टांस कभी रहा ही नहीं है आज तक। आज भी जब हम NFOs लॉन्च करते हैं, ऐसे कोई बिग बैंग आपको कहीं होर्डिंग्स नहीं दिखेंगे, आपको पेपर में न्यूज़पेपर्स नहीं दिखेंगे। हाँ, एजुकेशन पे बहुत काम करते हैं, लेकिन वो हमारा तरीका नहीं है, बिकॉज ये जो प्रोडक्ट ही ऐसा है कि जब आप निवेश करोगे, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब उसका एक रिटर्न देखना शुरू होता है, तभी लोगों का भरोसा ज़्यादा आता है। हाँ, ये बात सच भी है कि लोग हमेशा ब्रांड को और स्कीम को जोड़ देते हैं,
ताकि ब्रांड का जब नाम बड़ा हो जाता है तो ऑटोमेटिकली हर प्रोडक्ट उनको लगता है कि वैल्यू वैल्यू आ जाती है। वो हो जाएगा, वो होगा, ये नहीं होगा, बट एक पास्ट परफॉर्मेंस आपको एक इंडिकेशन दे देता है कि कंसिस्टेंट है नहीं है। और मैं तो निवेशकों को हम हमेशा यही कहते हैं, चाहे वो 1-to-1 मीटिंग होती है या मास मीटिंग्स होती है, कि कोई भी प्रोडक्ट को, कोई भी निवेश प्रोडक्ट को आप पिछले 1-2 साल के परफॉर्मेंस से मत परखिए। आपको उसको परखना है तो आप हर साल उसका वर्सेस बेंचमार्क परफॉर्मेंस देखिए। अगर वो वैसे कंसिस्टेंट रहा है और 1-2 साल उसके ख़राब है तो आई थिंक आपको फिर भी भरोसा करना चाहिए। लेकिन अगर 15 साल का कोई प्रोडक्ट है, 10 साल उसने कुछ किया ही नहीं, 1-2 साल में पूरा रिकवरी कर दी, तो आई थिंक वो हमेशा साइक्लिकल इन नेचर ही रहेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये बात कम्युनिकेट करनी बहुत ज़रूरी है। और यही मेरा अगला सवाल था। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भीड़ बहुत है और एक ही जैसे नॉमेनक्लेचर वाले प्रोडक्ट्स भी हैं ज़्यादातर, और अभी तो सेबी ने नॉमेनक्लेचर बदले भी नहीं हैं, अब हो सकता है नई व्यवस्था में बदला जाए। उसमें कैसे वो फार्मूला क्या है, अगर मैं वो कहूँ कि वो केमिस्ट्री क्या है जिससे आपका मार्केटिंग मैसेज बगैर किसी बड़े हाई वॉल्यूम हाई डिसेबल कैंपेन के बिना, कोई बड़ा इंडोर्समेंट के बिना सबसे अलग हो जाता है? इसके पीछे का रहस्य क्या है? देखिए, अगर हम हमारी म्यूचुअल फंड की बात करें तो एक्टिव साइड पे हमारे पास इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं भी नहीं। बिफोर ये जो कैटेगराइजेशन आया, हम वैसे भी एक कैटेगरी में एक ही प्रोडक्ट था। हाँ, पहले भी की था। तो हम कहते थे जो मिड कैप है तो वही था, लार्ज कैप है तो वही था। कैटेगराइजेशन आया ही 2018-19 में। उसके बाद से ऑलमोस्ट जितनी कैटेगरीज बढ़ गई एंड लोग फिर उसके बारे में प्रोडक्ट्स आने लगे। देखिए, कोई भी इंडस्ट्री में प्रोडक्ट ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक प्रोडक्ट लेके ही आप चल सकते हो, आपको अलग अलग ऑप्शंस देने पड़ेंगे और ये डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। बहुत सारे निवेशक चाहते हैं अलग अलग प्रोडक्ट। अभी आप यकीन नहीं करेंगे, हम बहुत सारे, क्योंकि जो हम पैसिव साइड है वहाँ पे तो रूल बेस्ड इन्वेस्टमेंट होता है। हाँ। तो बहुत सारे यूनिक आइडियाज़ वहाँ पे हैं मार्केट में। लेकिन जब भी हम एक कोई आइडिया लॉन्च करते हैं, हमें कम से कम 3-4 फीडबैक आते हैं कि आप ये वाला इंडेक्स पे क्यों नहीं कर रहे, राइट, ये वो वाला इंडेक्स पे क्यों नहीं किया है। तो ये समझ में आता है कि निवेशक भी चाहते हैं अलग अलग ऑप्शंस हो। शायद वो परसेंटेज ऑफ निवेशक शायद कम, बहुत छोटा होगा, कम है, लेकिन उसमें एवरीडे देयर इज़ अ ग्रोथ। क्योंकि एक बार जब आ जाता है फिर लोग देखते हैं और शुरू करते हैं, उसके बाद जाते हैं। अभी बहुत सारे हमारे ETF प्रोडक्ट्स हैं जो हमने जब लॉन्च किया, हमने सब जो मिनिमम अमाउंट है उतना ही कलेक्ट किया है, बट आज 1-2-1.5 साल के बाद हर एक में ट्रेडिंग हो रही है। हाँ, सब में हर एक का AUM 5 से 6 गुना बढ़ा है। इसकी ये दर्शाता है कि अगर आपका आइडिया थॉट ठीक हो, अगर आपने उसको ठीक से बताया हो और लोग वो समझ गए हैं, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे कैच ऑन। ETF में ETF एक डिफरेंट तरीके का प्रोडक्ट है, म्यूचुअल फंड से अलग है, और मेरा है कि सक्सेस ETF में है। ETF जैसा कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट जिसके लिए कुछ और भी ज़रूरतें होती म्यूचुअल फंड के बिना, इसे कैसे कम्युनिकेट किया आपने, कैसे लोगों को बताया? कोई एक्सपीरियंस, तजुर्बा लोगों से बात करके आपको मिला हो जिससे लोगों को लगा हो कि नहीं, अब हम ग्रेजुएट करते हैं और म्यूचुअल फंड से ETF की तरफ जाते हैं? जी, आई थिंक यहाँ पे ग्रुप का बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज ग्लोबली ETF पे बहुत फोकस है और डेवलप मार्केट्स में ऑफ कोर्स एक्सचेंज ट्रेडेड फंडों का काफ़ी बोलबाला है। वहाँ पे हालांकि देयर इज़ अ टैक्स एडवांटेज ऑल्सो, तो उसका भी फ़र्क पड़ता है। लेकिन हम मेरे एसेट ग्रुप ने इंटरनेशनली ग्लोबल एक्स जैसा एक ब्रांड एक्वायर किया, उसको ग्रो किया है और बहुत सारे थीमेटिक प्रोडक्ट्स वहाँ पे हैं, तो एक लर्निंग भी आती है कि थीमेटिक से कैसे होता है। यहाँ पे जब हम शुरू कर रहे थे, क्योंकि देखिए इन्वेस्टर्स जो हैं ब्रॉड इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहते हैं। हाँ। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी वहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, तो आपके जो मार्केट लेड इंडाइसेस हैं वहाँ पे आपको AUM ग्रोथ बहुत मिलेगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टर्स स्मॉल कैप, मिड कैप में उन फंडों में ज़्यादा निवेश कर रहे हैं जहाँ एक्टिव है, इवन इन ETF। हाँ, वहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम, वहाँ पे नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स एक्चुअली ज़्यादा है और
वो दर्शाता है कि लोगों को रिस्क टेकिंग एपेटाइट थोड़ी सी चेंज हो तो गई। वो हाई अल्फा का लालच भी है। और एक थोड़ा सा बिहेवियर का भी चीज़ है, बिकॉज आज हम क्विक कॉमर्स के ज़माने में हैं। लोग ऑर्डर करते हैं, 10-15 मिनट में आपका सामान घर पे आ रहा है। ऐसे में कुछ इन्वेस्टर्स, मैं नहीं कहता हूँ कि सारे इन्वेस्टर, पर कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो बोलते हैं कि मैंने आज निवेश किया, NAV मुझे कल क्यों पता चलेगी, मुझे आज ही पता करना है। आई थिंक उन लोगों के लिए ETF इज़ द राइट व्हीकल, क्योंकि आपको तुरंत जो मार्केट में जो मूवमेंट है उस हिसाब से आपको NAV भी मिल रहा है, एज गुड एज स्टॉक्स, इज एज गुड एज स्टॉक्स, बट एट अ लेसर रिस्क देन स्टॉक्स। हाँ लिटरली, बिकॉज अब ये चीज़ बहुत हद तक जब हम बहुत सारे डिजिटल पार्टनर्स से हम बात करते हैं तब समझ में आता है कि वो भी चाहते हैं कि लोग पहले ETF से शुरू करें या इंडेक्स से शुरू करें, ताकि उनको समझ में आए। म्यूचुअल फंड अगर ले रहा है तो इंडेक्स से शुरू करो, अगर स्टॉक मार्केट में जाना है तो ETF से शुरू करो, बिकॉज अ बास्केट आपकी वॉलेटिलिटी नॉर्मली कम है एज कम्पेयर टू इंडिविजुअली स्टॉक्स। शायद इंडिविजुअल स्टॉक्स आपको ज़्यादा पैसा बना के दे दे, लेकिन डाउन मार्केट में आपको एक डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट आपको संभाल के रखेगा। तो ये पैसिव वर्सेस एक्टिव की जो बड़ी दिलचस्प फाइट है मार्केट में, वो अब सेटल हो रही है पैसिव के फेवर में, क्योंकि ETF के AUMs लगातार बढ़ रहे हैं अगर हम देख रहे हैं तो जो बिहेवियरल चेंज आप देखते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को पहले इस बात पे ट्रस्ट होता था कि फंड मैनेजर के पास बहुत नॉलेज है, बहुत विजडम है, वो अपने विजडम से सही स्टॉक चूज़ करता है और हमको अच्छे रिटर्न देता है। लेकिन जब से वॉलेटिलिटी आई मार्केट में, जैसे केसेस जो सामने आए, उसके बाद लोगों ने अब ETF की तरफ मूव करना शुरू किया। कितना शिफ्ट आपको दिख रहा है फ़िलहाल अभी इस समय इन्वेस्टर्स की चॉइसेस में, उनके पोर्टफोलियो में कैसे बदल रहा है? जैसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जिनके पोर्टफोलियो में अभी ETF नहीं है जी, बिल्कुल नहीं, पर वो सोचते हैं, बात करते हैं, हमसे भी पूछते हैं कि अब बहुत दिन हो गया, हमने 5 एक्टिव फंड ले रखे थे, एक पैसिव फंड लगा रखा था, 1-2 ETF बता दीजिए कोई अच्छा जिसमें में लगाया जा सके। ये शिफ्ट किस इसका कुछ डेटा, कोई परसेंटेज क्वान्टिफाई किया है आपने? देखिए, इसमें मेरे ख्याल से कोविड का बहुत बड़ा रोल रहा है जी, पर उससे बड़ा रोल 2016 का रहा है। 2016 का बहुत लोगों को पता नहीं होगा शायद, जो नए निवेशक हैं, जो आपने UPI की बात करी, 2016 में 4 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हुई। UPI लॉन्च हुआ था वर्जन 1.0 और 2.0 के बाद तो काफ़ी चेंजेस हो गए। लो इंटरनेट कॉस्ट, डेटा की कॉस्ट कम हुई थी, बहुत कम हो गई थी, और आपका जो इंटरेस्ट रेट मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट 2016 से 2019 तक चला था, और उसके साथ में आपके ओवरऑल इकोनॉमी की जो ग्रोथ है, राइट, ये 4 चीज़ें थी। अगर वो नहीं होती, शायद कोविड में हम ये ग्रोथ नहीं देखते। जो मोबाइल इकोसिस्टम की जो हम बात कर रहे हैं ना, वो ग्रोथ नहीं देखते। तो मेरे ख्याल से 2016 बहुत एक पिवटल मोमेंट था। 2020 कैटलिस्ट था। अच्छा, वहाँ से हम चेंज हुआ। ETF की ग्रोथ भी वहीं से आई है। बहुत, उससे पहले अगर मार्केट में 100 इन्वेस्टर्स थे तो 2 इन्वेस्टर ETF करते थे, आज वो 16 इन्वेस्टर्स तक पहुँच गए। मतलब तो ये जो मूवमेंट, और मैं निवेशों की बात कर रहा हूँ, मैं AUM की बात नहीं कर रहा, राइट, और वो एक ग्रोथ, तो मतलब 15 से 16% म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर मूव कर रहा है ETF की तरफ। जी। और प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन की स्थिति क्या है बाजार में ETF में इस समय? क्योंकि हम देख रहे हैं कि दो पोल्स हैं। US तो क्रिप्टो ETF पे चला गया है, इथेरियम ETF, बिटकॉइन, आज ही जापान में XRP ETF का एप्लीकेशन फाइल हुआ है। तो हम इंडिया में भी देख रहे हैं कि ETF का जो डाइवर्सिफिकेशन है, जो प्रोडक्ट की प्रोफाइल्स है, वो थोड़ी लिमिटेड है। खासतौर से मेरा सवाल है कि कमोडिटी ETFs कितनी तेज़ी से पॉपुलर हो रहे हैं, क्या आप लगता है? मेरे ख्याल से गोल्ड ETF काफ़ी पॉपुलर हो चुका है ऑलरेडी। क्योंकि लोगों को जो ग्रोथ हुई है गोल्ड की प्राइसेस में, 20-22 साल का डेटा देखते हो तो इसी साल 26% का रिटर्न है। तो अभी वो 1 साल का हो सकता है, कभी किसी ने ज़्यादा दे दिया, लेकिन अगर आप 20-22 साल का डेटा देख लीजिए तो निफ्टी का रिटर्न और गोल्ड के रिटर्न में ज़्यादा फर्क नहीं। तो जो पहले एक हमारा नुआंस था कि शायद ये टैक्टिकल प्ले है, वो अब चेंज हो गया, मेन स्ट्रीमिंग हो गई उसकी, वो मेन स्ट्रीम हो गया है। और एक चीज़ जो है वो शायद लोगों को समझ में आती है, राइट, क्योंकि अगर आप देखें, मैं और एक प्रोडक्ट बोलूँगा जैसे मल्टी एसेट। आज मल्टी एसेट की भी ज़्यादा ग्रोथ है, और उसका कारण भी है जो गोल्ड का भी कारण,
राइट। क्योंकि उसमें गोल्ड सबसे ज़्यादा पावरफुल होकर रिटर्न भी दे रहा है उस पैकेज। सर वो तो एक रिटर्न की एस्पेक्ट हो गई, लेकिन एक बिहेवियरल चीज़ है, अच्छा। ठीक है। रियल एस्टेट एज अ इन्वेस्टमेंट हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, राइट। तो एक वो एफिनिटी है जो मल्टी एसेट में होता है, हाँ, एक परसेंटेज जाता है। हम तो डिपॉजिट करते आ रहे हैं, हाँ, तो वो भी एक बॉन्ड का रिलेशन, उसमें डेट आता है। वाला पोर्शन, फिक्स्ड इनकम की साइकोलॉजी भी सपोर्ट होती है। और मेरी माँ ने भी गोल्ड खरीदा, शायद आज की जनरेशन नहीं खरीद रही इतना, लेकिन मेरी माँ ने खरीदा, मेरी दादी ने खरीदा, परदादी ने खरीदा, उससे पहले भी चल रहा है। हम लोग जनरेशनल गोल्ड SIP इन्वेस्टर्स हैं, लेकिन हमें पता नहीं है। आज जो हमको समझ में आ रहा है, तो लोग ये समझ रहे हैं। और क्या है, जैसे ज्वेलरी वाली जो डिमांड है वो इतनी ज़्यादा अब नहीं है, पर इन्वेस्टमेंट वाली डिमांड हाँ, वो तो डेटा में दिख रहा है। जो आजकल के नए इन्वेस्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि क्या हम इस पे खेलें, क्या हम गोल्ड में निवेश करें। मुझे वो ज्वेलरी वाला वो तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फरवरी शादियों का सीज़न आएगा, वो होगा। फिजिकल गोल्ड। लेकिन अब जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर ये रिटर्न्स हैं तो क्यों हम थोड़ा एक्सपोजर ना लें। तो इसका एक मिश्रण है, इक्विटी मार्केट भी परफॉर्म कर रहा है, तो इसका जो एक मिश्रण है वो मल्टी एसेट इसलिए पॉपुलर हो गया। और गोल्ड ETF या आज टैक्टिकल हिसाब से सिल्वर बहुत अच्छा लग रहा है, तो लोग अब सिल्वर की बातें कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप देखेंगे कि होगा। और ऐसा नहीं है यहाँ हो रहा है, हांगकांग मार्केट में, चाइना मार्केट में भी गोल्ड काफ़ी तेज़ी से अब लोग गोल्ड बैक्ड, फिजिकल गोल्ड बैक इन्वेस्टमेंट में निवेश कर रहे हैं। ये चेंज हो रहा है जो पहले नहीं था। ग्लोबली लोग डेरिवेटिव प्रोडक्ट पे ज़्यादा निवेश करते थे कमोडिटी को लेके, लेकिन अभी बैक्ड सिक्योरिटी पे ज़्यादा निवेश कर रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि अगर कुछ भी होगा तो ये तो है जो बचा के दे सकता है। तो मेरे ख्याल से एक बैलेंस जो अप्रोच है वो निवेशों के में दिख रहा है। अब रिस्क टेकिंग एपेटाइट भी बड़ी है, बट उसके एक्सट्रीम वो हम क्या कहते हैं उसको, जो ट्रेन के पहिए हैं वो कभी डीरेल होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, बिकॉज उसका जो शेप होता है वो उसको फिक्स होता है। अगर वो स्ट्रेट बनाएंगे तो अगर टर्न पे वो फिसल जाएगी, लेकिन उसके जो कोन शेप बनते हैं, राइट, वो बारबेल स्ट्रैटेजी जो हम कहते हैं, राइट, वो डेट में बहुत चलता है। तो सिमिलरली अब निवेशक उस तरीके से सोचने लगे हैं कि अगर हम हाई रिस्क ले रहे हैं तो फिर एक सेफ्टी वाला प्रोडक्ट क्या है। इसलिए आपको स्मॉल कैप, मिड कैप और गोल्ड, इसमें आपको एक मूवमेंट दिखाई देता है। कोई ऐसा मूवमेंट जिसमें आपको कोई कैंपेन बहुत सक्सेसफुल नहीं हुआ हो और उससे आपको कोई लर्निंग मिली हो इन्वेस्टर से, ऐसा कोई वाकया याद आता है? जी है। एक उससे वहाँ जाने से पहले मैं ETF का भी क्योंकि आपने मेरे से पूछा था, ETF के लिए भी हमने एक कैंपेन चलाया था, वो था ABCD ETF। और वहाँ पे हमारी सोच थोड़ी सी अलग थी। हमने सोचा कि क्योंकि कैंपेन हम है ABCD ETF, मतलब एज ईजी एज ABCD, तो क्यों ना बच्चों के माध्यम से समझाया जाए। तो हमने जो उसके जो TVCs जो बनाई वो ऐसे बनाई थी कि 3-4 एपिसोड थे उसमें, लेकिन पहला वाला ये था, एक बड़ा बच्चा है, एक छोटा बच्चा है, छोटा बड़े को कॉपी कर रहा है और वो मूवमेंट करता है, वो भी करता है, दोनों एक दूसरे को कॉपी करते हैं। और नीचे एक लाइन आ जाएगी सिंपल कि ETF मिमिक्स द अंडरलाइंग बेंचमार्क, ताकि लोगों को क्लियरली समझ में आ जाए कि हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों का आदत होती है कि आपके पास कुछ चीज़ है, मेरे पास कुछ चीज़ है, तो मुझे वो चीज़ ज़्यादा अच्छी लग रही है, राइट, चाहे वो आइसक्रीम हो, टॉय हो, कुछ भी हो। तो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर बोलते हैं कि एक्सचेंज करें, तो एक्सचेंज कर देते हैं। तो फिर एक लाइन आ जाएगी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स आर ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज। सो बहुत सिंपल तरीके से अगर आप किसी को समझाने की कोशिश करो तो लोगों को समझ में आ जाता है। अब आता हूँ कि अगर कुछ शायद नहीं चला, मेरे ख्याल से नहीं चला से ज़्यादा ऐसा है कि जब हमने बैलेंस एडवांटेज फंड लॉन्च किया हमारा थॉट था कि ये प्रोडक्ट मार्केट में मोस्ट ऑफ द टाइम्स बैलेंस एडवांटेज फंड को एक बैलेंस की तरफ से देखा जाता है कि इसमें मैं निवेश करूँगा तो बैलेंस में चलेगा। बट हमारे ख्याल से वो प्रोडक्ट
पार्टिसिपेशन का प्रोडक्ट है। क्योंकि आपको अगर वो उस प्रोडक्ट आपका एसेट एलोकेशन प्रोडक्ट है तो आपका सारा पैसा उसी में होना उसी में चाहिए, हो जाते हैं। राइट, जो कि होता नहीं है। नहीं। तो वो एसेट एलोकेशन प्रोडक्ट काम करता है लेकिन वो मैनेजर डिसाइड करता है। इसलिए हमारा जो कम्युनिकेशन था हम उसको मार्केट पार्टिसिपेशन के हिसाब से कहना चाहते थे कि इक्विटी में आप करिए, आप डेट में होगा, थोड़ा सा आर्बिट्राज में होगा, तो इस मिश्रण से आपको हमेशा मार्केट में पार्टिसिपेशन मिलेगा। वो शायद मेरे ख्याल से लोग क्योंकि ज़्यादा हद तक बैलेंस और एसेट एलोकेशन की बातें सुनते रहते हैं तो वो उनको थोड़ा सा अलग लगा। लेकिन ओवर पीरियड ऑफ टाइम अब मैं देख रहा हूँ कि कुछ मार्केट में अब उस तरह की बातें हो रही है। इधर वॉलेटिलिटी के बाद बैलेंस एडवांटेज फंड के रिकमेंडेशंस काफ़ी बढ़े हैं मार्केट में, बहुत सारे लोग रिकमेंड कर रहे हैं बैलेंस एडवांटेज फंड को। आई थिंक वो एक विटंबना है, वो नहीं होना चाहिए क्योंकि जब क्राइसिस होता है अगर आप तभी बात करोगे तो मेरे ख्याल से आप पीछे हो जी। आपको कुछ भी चीज़ों के बारे में हमेशा बात करनी चाहिए मेरे ख्याल से। इसलिए एम्फी पे भी आप देखोगे तो रिस्क की अगर 4 ऐड आप कुछ इसके देख रहे हो तो एक रिस्क का ऐड हमेशा चलता है कि रिस्क रिस्क को कैसे संभालना है, इसमें रिस्क होता है क्योंकि आप गुड टाइम्स में एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बैड टाइम में आप आके एजुकेट करोगे तो निवेशक यही बोलेगा कि मेरे को जब चाहिए था एजुकेशन तब नहीं समझाया, अब नुकसान होने के बाद आप मुझे सीख दे रहे हैं। तो हमेशा आपको रिस्क के बारे में बोलना बहुत ज़रूरी है। आज आप वोलेटिलिटी के बारे में और बैलेंस एडवांटेज फंड या कोई भी हो हाइब्रिड फंड के बारे में अगर आप बात करोगे तो शायद वो ये कहेगा कि जब मैं इतना एक्सेसिव रिस्क ले रहा था उस समय आपने क्यों नहीं बताया। आई थिंक इसलिए अक्रॉस द टाइम पीरियड आप प्रोडक्ट्स मार्केट करिए बट रिस्क एलिमेंट मार्केट करना बहुत ज़रूरी है। बट मार्केटिंग के लोग अक्सर कहते हैं, खासतौर से BFSI में कहते हैं कि बाजार उस समय वो सुनना ही नहीं चाहता जब उसे वो बात सुननी चाहिए। ये जो डिफ़िकल्टी है कि चढ़ते हुए बाजार में आप अगर रिस्क की बात करो तो लोग आपको निगेटिव कहते हैं, वो कहते हैं अरे आप तो बाजार की रैली में ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। उस समय ये कम्युनिकेशन कैसे किया जाए, ये बड़ी चुनौती, इसे कैसे आपने हल की? नहीं, ये है इशू है, मैं मानता हूँ, लेकिन आई थिंक इसमें इसीलिए ज़रूरी है कि इसको उसी समय बोला जाए क्योंकि देखिए हम कहते हैं कि इन्वेस्टर्स का मतलब जो माइंड फ्रेम है बहुत कम होता है, भूल जाते हैं बातें, वापस आते हैं। लेकिन जब वो नोटिस करते हैं कि अच्छा भीड़ में एक आदमी कुछ अलग बोल रहा है और हर टाइम ऐसा कब होता है तब वो अलग बोलता है, तो लोग ये उसको याद रखते हैं कि अरे 5 साल से ये तो यही बोल रहा था, राइट। तो वो एक अलग वॉइस है मार्केट में और फिर वो वॉइस को रिकग्नाइजेशन मिलता है ओवर अ लॉन्गर पीरियड। वो पहले 2-3 साल में नहीं मिलेगा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फिर लोग उसको रिकग्नाइज करते हैं कि हाँ ये जो ये कह रहे हैं ये हमारे हित में कह रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड देन इट वर्क्स। ETF पे एक और सवाल, फिर हम दूसरे पे चलते हैं। मिराय ने ग्लोबल इन्वेस्टिंग सिखाई लोगों को। ये कहा जाता है कि ETF के थ्रू पहली बार मिराय ग्लोबल फंड्स लेकर आया जिसमें निवेश किया। क्या एक्सपीरियंस रहा, पहले कौन से निवेशक उसमें आए और अभी तो उसमें चैलेंजेस भी हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट की लिमिट्स भी हैं, कैसे ये पोर्टफोलियो ग्रो कर रहा है अभी इस समय? जी, आई थिंक हमने फैंग प्रोडक्ट लॉन्च किया था और क्रेडिट टू आवर प्रोडक्ट टीम कि ऐसा एक प्रोडक्ट के बारे में सोचना और फिर उसको फिर लॉन्च करना उस समय। और वो कोविड का टाइम था तो लोगों का एफिनिटी टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी एंड ऑल ऑफ दैट वाज देयर। आज भी सर अगर मार्केट मतलब न्यूज़ अगर आई है कि US मार्केट में टेक्नोलॉजी स्टॉक्स आर डाउन तो मैसेजेस आते हैं कि प्रोडक्ट खुला है क्या, हमें निवेश करना है क्या। देखिए आई थिंक ग्लोबल इन्वेस्टिंग को लेके एक जो चीज़ है जो बदली है वो लोगों का नज़रिया ऐसा बदला है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया के बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मुझे अगर निवेश करना है तो मैं ग्लोबल जो कंपनीज़ है बड़ी उसमें क्यों नहीं इन्वेस्ट करूं, जबकि आप भी उनके कंज्यूमर हैं। एग्जैक्टली। और जब वो निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करते हैं तो देश की 50 बड़ी कंपनीज में निवेश कर रहे हैं या सेंसेक्स 30 में कर रहे हैं तो वो देश की 30 बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सिमिलरली उनका एक नज़रिया चेंज हुआ है, वो कह रहे हैं कि अगर मैं ग्लोबल इन्वेस्टर हूँ तो मैं
ग्लोबल की जो टॉप कंपनीज है उसमें क्यों नहीं इन्वेस्ट करूँ। आई थिंक यहाँ से वो मूवमेंट चेंज हुआ कि लोगों को ग्लोबल इन्वेस्टिंग में ज़्यादा रुचि आने लगी। ऐसा नहीं कि पहले प्रोडक्ट्स नहीं थे, पहले प्रोडक्ट्स थे, बट जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रोडक्ट्स है और जो टेक्नोलॉजी में ग्रोथ आई है पिछले 5-6 सालों में, लोग उस पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं और वो वहाँ से एक चीज़ था। अब वो प्रोडक्ट भी ऐसा था कि बहुत क्लियर था, उसकी पोजीशनिंग भी बहुत क्लियर है, हालांकि वो बहुत रिस्की प्रोडक्ट है, सिर्फ 10 स्टॉक्स है उसमें, राइट। और अगर एक स्टॉक भी खराब करेगा, लेकिन नैस्डैक के वैल्यूएशन का मैक्सिमम हिस्सा है उनमें वो तो है, वो मैं मानता हूँ, लेकिन रिस्क समझाना बहुत ज़रूरी है। मतलब बाजार में डिबेट होती है कि आप किसी दूसरे फंड का नैस्डैक खरीदो या मिराय का फैंग ले लो, तो बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ। क्योंकि वेटेज के हिसाब से फैंग प्रोडक्ट्स का नैस्डैक में सबसे बड़ा वेट है। एंड लोगों का फेमिलियरिटी। हाँ। एक बात बीच में उठी भी थी, आपने कही कि थीमेटिक प्रोडक्ट्स एंड ऑल ऑफ इट। अब थीम्स भी लोग क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि उसमें जो कंजम्पशन का थीम हो, हेल्थ केयर का थीम हो, लोगों को आसानी से समझ में आती है ये बात। मैं रोज़ कुछ ऑर्डर कर रहा हूँ, अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट बन रहा है जो उस स्टॉक में जाके इन्वेस्ट करेगा, तो उसको तुरंत समझ में आता है कि हाँ ये तो ग्रो हो रहा है, मैं भी कर रहा हूँ, मेरा दोस्त भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, बॉस भी कर रहा है, सब लोग कर रहे हैं। तो ये जो एफिनिटी है, दैट दे अंडरस्टैंड ईजीली, राइट। हेल्थ केयर एज अ थीम, राइट। एक ज़माना था जब हमसे फार्मा बोलते थे, आज वो चेंज हो गया। हाँ, चेंज हो गया। आज हेल्थ केयर के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप BSE हेल्थ केयर इंडेक्स देख लेंगे ना, पिछले 5-6 साल में हेल्थ केयर में फार्मा का एलोकेशन वाज मोर देन 80%। आज वो गिर के कुछ 70% हो गया है। रेस्ट ऑफ द वेलनेस कंपनीज, हॉस्पिटल्स, ऑल दिस चेन्स हैव कम अप। लोगों को ये समझ में आता है। ट्रांसपोर्टेशन की अगर आप बात करोगे, EV की बात करोगे, हमने EV भी ETF लॉन्च किया, राइट। एवरीडे आप न्यूज़ में पढ़ रहे हो, राइट। तो आई थिंक जो ट्रेंड है उसके साथ भी चलना पड़ेगा। अगर आप उससे दूर रहोगे तो शायद वो लोग फिर कुछ और खोजना शुरू कर देते हैं। तो ट्रेंड के साथ चलना भी बहुत ज़रूरी है, और जो लोगों को समझ में आता है उसके साथ में आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी सुपीरियर होनी चाहिए। वो आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो मैं सारा श्रेय हमारे प्रोडक्ट टीम को देता हूँ कि वो जो प्रोडक्ट्स लेके आते हैं, और फिर मार्केटिंग का काम फिर उनके साथ बैठ के ये समझना है कि इसके की पॉइंट्स क्या है, की मैसेजिंग क्या है, USP क्या है, रिस्क क्या है, उसको मिश्रण करके अगर आप साधारण भाषा में बात करोगे तो समझ में आ जाता है। अच्छा, आपने डिजिटल कम्युनिकेशन पहले शुरू कर दिया था। कौन से ऐसे एक्सपेरिमेंट हैं जो सबसे असरदार साबित हुए डिजिटल कम्युनिकेशन में? क्योंकि बिल्कुल वो कोविड के बाद का दौर था, मैक्सिमम लोग कोविड के दौरान डिजिटली कंज्यूम कर रहे थे। तो मिराय के डिजिटल कम्युनिकेशन की मार्केट में उस तरह से चर्चा होती है कि पायनियरिंग है। कौन सी चीज़ें थी जिनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिला? पायनियर है कि नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमने कोशिश ये करी है कि ज़्यादा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, पहले ऐसा नहीं था, पहले ट्रेडिशनल स्पेंड्स भी होते थे, बट आज मार्केट एवरीबडी इज़ इन देयर फोन्स। ट्रेन में भी अगर आप जाओगे तो बहुत ही कम लोग हैं जो ऊपर देखते हैं, सब अपने फ़ोन्स पर लगे रहते हैं। तो जो जहाँ है वहाँ पे उनको पकड़ना पड़ेगा और वहाँ समझाना पड़ेगा। लेकिन हमने उस पर ये किया है कि ज़्यादा ऐड पुश ना करके कॉन्सेप्ट्स को पुश करने की कोशिश करी है, और वो शायद फिर लोगों को समझ में भी आता है कि हाँ ठीक है, ये कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, बेचने की कोशिश नहीं कर रहे। बिकॉज आजकल एड्स तो जैसे आप मतलब भरमार है उस चीज़ की। हाँ, और अब तो खैर वो फ्रस्ट्रेट भी करते हैं लोगों जी बिल्कुल। वो तो, लेकिन इतना शोर है डिजिटल में। एक और दूसरा हिस्सा है, डिजिटल में इतना शोर भी है, इतनी ज़्यादा यू आर फ्लडेड विद इन्फॉर्मेशन, इन्फ्लुएंसर्स हैं, मिस इन्फॉर्मेशंस है, दुनिया तरीके की बल्कि लोग राय दे रहे हैं। इसमें ये जो ऑथेंटिसिटी है वो आप कैसे मेंटेन रखते हैं मिराय के कम्युनिकेशन में? नहीं, आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हालांकि हम मीडिया के साथ भी ये बात बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको अपनी जो ऑर्गेनिक चीज़ है वो भी बतानी बहुत ज़रूरी है। आपकी स्टोरी लाइन आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, पुश कर सकते हो, लेकिन जब तक उसमें एक मेरिट नहीं है, एक सच बात अगर आप नहीं बता रहे हो, और लोगों को सच्चाई दिखनी चाहिए कि आप एक ऑनेस्ट एफर्ट कर रहे हो, वरना वो नहीं चलेगा। तो आप
बहुत सारे आपने ऐड देखे होंगे इन द पास्ट जो आए फिर चले गए, शायद वो प्रोडक्ट या कंपनी आज है भी नहीं, राइट। लेकिन जब हमारा प्रोडक्ट ही ऐसा है कि आपको इमीडिएट रिटर्न नहीं बना के देगा, तो फिर आप इमीडिएट चीज़ बोलने की कोशिश भी क्यों कर रहे हो? आपको लोगों को ये तो समझ में आ गया कि हाँ कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करना है, म्यूचुअल फंड सही है, तो आप उसके माध्यम से अगर आप कोई उनको सलाह दे रहे हो या एजुकेट कर रहे हो, आई थिंक वो तुरंत लोग समझ जाते हैं। उसके बाद आता है कि आप जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो बोलने के लिए वो कितनी सरल है और वो कितनी, ये हो गया है सोशल मीडिया में आज क्या आपको वही चीज़ करनी है और फनी करना है तब वो वायरल होगा। हाँ, लेकिन प्रोडक्ट ही ऐसा नहीं है कि आप वो चीज़ कर सकते हो, राइट। इट्स डिफ़िकल्ट कि आप अगर आपको स्मॉल कैप समझाना है तो आप फ़नी तरीके से क्या ही समझाओ, इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। तो आई थिंक हर इंडस्ट्री का एक अपना एक होता है, अगर हम उस दायरे में रह के इनोवेट करके बात करें तो आई थिंक लोगों को समझ में आ जाता है। कोई आपका ऐसा आइडिया जो आपको लगा कि ये गेम चेंजर है, लेकिन टीम को शुरुआत में समझ में नहीं आया और आपको कम्युनिकेट करना पड़ा और बाद में वो गेम चेंजर साबित हुआ कम्युनिकेशन में? आई थिंक वो ABCD ETF वाला। अच्छा, शुरुआत में लोगों को नहीं समझ में आया। टीम बॉस थोड़ा रिलेक्टेंट कि बच्चों के साथ पता नहीं कैसा होगा, क्या होगा। एक ब्लैक स्लेट पे हमने पुराने टाइप से ABCD लिख दिया था, तो वो टीम का एक रिजर्वेशन था, बट आई वॉज कॉन्फिडेंट कि होगा। और जब वो फिर जो पूरी स्टोरी लाइन उसकी तैयार हुई, उसके बाद आई थिंक एवरीबडी हैड देयर ओन इनपुट कि हाँ ये हो सकता है। बहुत बार ये भी होता है कि टीम कुछ कहती है कि ये नहीं चलेगा, या मतलब चलेगा, एंड आई हैव माई रिजर्वेशन बट आई हैव बीन प्रूवन रॉन्ग, विच इज़ हेल्दी। टीम में वो डिबेट होनी भी चाहिए। अगर एक तरीके से मैं ही बोलूँगा तो आई थिंक वो नए आइडियाज़ नहीं आएंगे। आपको इस समय भी BFSI के कम्युनिकेशन में सबसे बड़ा चैलेंज क्या दिखता है? रेगुलेटरी चैलेंज है, कल्चरल चैलेंज है या टेक्निकल चैलेंज है? ये 3 अलग अलग तरीके के चैलेंजेस हमको BFSI कम्युनिकेशन में दिखते हैं। जब मैं दिन भर डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट्स को, मैसेजेस को, इंटरव्यूज़ को स्कैन करता हूँ, इसे तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या और उसे आप कैसे हैंडल करते हैं? मेरे ख्याल से बहुत बार हम क्लियर नहीं रहते हैं कि हमें जो मैसेज करना है और वो जब रीजनल ट्रांसलेशन होता है तो कैसे जाएगा। हाँ, कम्युनिकेशन लॉस होता है वो। क्योंकि इंग्लिश में तो लोग यू कैन कम्युनिकेट इन अ वे, बट जब वो आपको वही चीज़ मराठी में कहनी है, वही चीज़ आपको हिंदी में कहनी है, वही चीज़ आपको तमिल में कहनी है, तेलुगु में कहनी है, बंगाली में कहनी है, वो जो भाव है, अगर आप उस मार्केट से नहीं हो और वो आप इनपुट नहीं ले रहे हो तो आई थिंक वो लॉस ऑफ ट्रांसलेशन हो जाता है और वहाँ पे फिर वो डीप नहीं जाता। और बहुत बार ये भी होता है कि लोग, तो कल्चरल चैलेंज है ये। आई थिंक कल्चर से ज़्यादा ये है कि क्या आप उनकी भाषा में वो चीज़ समझा पा रहे हो। हर एक मार्केट का अपना एक रेफरेंस पॉइंट होता है, अगर उस रेफरेंस पॉइंट से आप बात करोगे। और ब्यूटीफुल चीज़ ये थी हमारे सपना इन प्रोग्रेस की, सपना एज अ वर्ड आप कोई भी भाषा में लिखो तो उसका मीनिंग वही था। मीनिंग वही है, वो मीनिंग चेंज नहीं हो रहा। हाँ, और बहुत ऐसा वर्ड है जो किड्स लेवल से ग्रोन अप तक चलता है मतलब। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप कोई वर्ड यूज़ कर रहे हो, कोई कैंपेन कर रहे हो, तो कुछ भी जो आप लिख रहे हो क्या वो हर भाषा में, अगर आप ट्रांसलेशन की अगर आप सिर्फ हिंदी कर रहे हो, इंग्लिश कर रहे हो, इट्स अ डिफरेंट मैटर। लेकिन अगर आप चाहते हो कि वहाँ पे वो होर्डिंग लगे और उसमें नाम लिखे, वो भाव और उसका अर्थ सेम होना चाहिए। एक और BFSI इंडस्ट्री में ग्लोबली, खासतौर से बैंकिंग, म्यूचुअल फंड में एक बहुत हमेशा से डिबेट होती। एक तो प्रोडक्ट्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं और प्रोडक्ट ऑलमोस्ट आइडेंटिकल से दिखते हैं। तो एक चुनौती जब ग्लोबली हम देखते हैं कि आप इथिकली कैसे लोगों को सरप्राइज और डिलाइट करें। मिराग ने इसको कैसे किया है? देखिए, एथिकली सही होना चाहिए। सरप्राइज या डिलाइट हो रहा है वो तो बाद में आएगा। अगर वो एथिकली मॉरली सही है और जो फ्रेमवर्क है उसमें अगर आप काम कर रहे हो तो मेरे ख्याल से वो, और उसको फिर उसके ऊपर आता है ब्लेंड ऑफ कि कम्युनिकेट आप कैसे कर रहे हो, वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हाँ, ये ज़रूर है कि आज
प्रोडक्ट्स कमोडिटाइज हो गए हैं और कोई भी अगर आप प्रोडक्ट कहोगे या फीचर कहोगे, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री प्लेयर्स विल हैव इट। अब उसमें आपकी पोजीशनिंग मेरे ख्याल से वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि आप उसको, उसमें यूनिकनेस जो बताने का तरीका है वो कैसा है। और आप किस, अगेन मैं वापस आऊँगा कि लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन एंड बेनिफिट। अगर आपको ड्रिल बेचना है तो आप ही नहीं कह सकते ये इतने स्पीड पे चलता है, ये चलता है, होल हो रहा है, होल हो रहा है, राइट। तो वो जो इम्पैक्ट है उसका, वो अगर आप सही से बताओगे तो चाहे आपके पास 1000 प्रोडक्ट हो उसमें चल जाएगा। आज टूथपेस्ट भी हम कहेंगे तो कितने सारे हैं, लेकिन जो जिसकी पोजीशनिंग है सबको क्लियर है कि ये करता है, ये करता है, ये करता है। एक नीम का है, एक फ्लेवर्ड है, एक नॉर्मल है। अब जिसको नीम पसंद है वहाँ जाएगा, करेगा। तो आप अपनी पोजीशनिंग क्लियर करना बहुत ज़रूरी है इसमें। अगर हम, और हर प्रोडक्ट में शायद मुश्किल भी है कि आपको अपना फोटे नहीं छोड़ना चाहिए। इफ़ यू आर गुड एट समथिंग, लाइक टुडे इन ETF मार्केट आई कैन डेफिनेटली से, क्योंकि हमारे पास हमारा ओन मार्केट मेकर है, डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स हैं, प्रोडक्ट टीम है और ग्लोबल एक्सपर्टीज़ है कि ये चलता कैसे है। तो उसको हट के अगर मैं कुछ करने की कोशिश करूँगा तो नहीं चलेगा। आज हमारे ट्रैकिंग एरर्स, ट्रैकिंग डिफरेंसेस अगर कम है तो उसमें बहुत बड़ा रोल हमारे मार्केट मेकर का भी है, बिकॉज वो भी ये चीज़ समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो अगर आप बैकएंड ठीक नहीं करेंगे तो आपका ट्रैकिंग एरर, ट्रैकिंग डिफरेंस बहुत बढ़ जाएगा और फिर इन्वेस्टर बोलेगा ये अंडरलाइंग प्राइस X है, आप Y पे खड़े हो। हाँ, वो नहीं चाहता हो, कॉन्फिडेंस लूज, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। तो इसलिए आप जो कर रहे हो उसमें डीप करो, और ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ में आप रहो। अच्छा, इनोवेशन बड़ा कॉमन वर्ड है, मुंबई में BFSI में यूज़ किया जाता है। रियल इनोवेशन आपके हिसाब से क्या है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में इन्वेस्टर्स के लिए इस समय, जबकि हम ये देख रहे हैं कि हमारे सामने 3 अलग अलग जनरेशन्स इन्वेस्ट कर रही हैं। एक जनरेशन है जिससे म्यूचुअल फंड ETF की बस छूट गई, वो बाद में आया इस मेन स्ट्रीम में। दूसरी वो जनरेशन है जिसने शुरू किया 2016, 17, 18 के सामने। और तीसरी वो जनरेशन है जिससे म्यूचुअल फंड से ज़्यादा क्रिप्टो समझ में आता है, जो सुबह से शाम तक मीम कॉइन्स ढूंढता। इन 3 जनरेशन के बीच में इनोवेशन कहाँ खड़ा हुआ है, और आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो अभी इनोवेशन की या सेक्टर है जहाँ इनोवेशन की ज़रूरत है? म्यूचुअल फंड में अगर हम देखेंगे तो अल्टीमेटली इनोवेशन जो हम बात करेंगे वो प्रोडक्ट क्रिएशन से ही आएगा, बिकॉज आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम वो तो कमोडिटाइज हो जाएगा। आप कर रहे हो यहाँ पे, हमारे यहाँ पे कैसा है, अगर कोई बेंचमार्क के सामने आपने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया तो बाकी लोग भी आके कर सकते हैं। फिर आता है एग्जीक्यूशन पे कि क्या कर रहे हो। सो इनोवेशन प्रोडक्ट से ही शुरू हो रहा है कि आप क्या रूल बेस्ड क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, या आप कोई मॉडल है, अगर एक्टिव में कोई मॉडल आप चला रहे हो तो इनोवेटिव है या नहीं, फिर उसको कम्युनिकेट करना है। लेकिन मेरे ख्याल से निवेशक जो हैं वो, जैसे आपने कहा कि एक अलग पीढ़ी है जो एक्टिव म्यूचुअल फंड में कर रही थी, एक आज की पीढ़ी है जो शायद एक्सपेरिमेंट करना चाहती है और वो कहते हैं कि मार्केट बेस्ड रिटर्न तो दे दो, उसके बाद मैं देखता हूँ बाकी क्या करना है। और एक जो नई पीढ़ी आ रही है जिनको एक्सेस बहुत इजी हो गया है। आज शायद वो शुरू किसी और प्रोडक्ट से कर रहे हैं, हाँ, राइट। अब तो वो तो सर फंडों से शुरू कर रहा है। आई थिंक बहुत सारी स्टडी है उस पर, तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन सभी खुद ही कहता है कि भाई 9-10 में से 9 तो नहीं कमाते। वो आई थिंक मेरे ख्याल से मैंने भी जब शुरुआत करी म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए, वो दैट वाज 2007-8 बूम, तो हमने भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया और यू नो वी हैव लॉस्ट मनी देयर। तो एक तो होता है एक्सपीरियंस है, वो आप उसको डिफीट नहीं कर सकते। अगर आप उसको पकड़ के ले आओगे तो और दूर भागेगा। आई थिंक जब वो राइप होता है कि यहाँ पे एक इशू है, उसके बाद आप जब उसको कम्युनिकेट करना शुरू करते हो, आई थिंक फाइनली वही है कि आपको रिस्क के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जा रहे हैं उस तरफ। और शायद उन लोगों के लिए म्यूचुअल फंड उतना टेक्निकल, या शायद मतलब क्रिप्टो की बात करें वो ज़्यादा टेक्निकल है, राइट। बट ये भी फैक्ट है कि वो मतलब लॉटरी और वो टैक्सेशन वाइज सेम है।
फिर भी लोग अगर वहाँ जा रहे हैं तो उनको रिस्क चाहिए, और शायद वो एक किक चाहिए कि हमको वो करना है। लेकिन आई थिंक वॉलेट शेयर वाइज अगर हम देखें तो फाइनली वही होता है। अब बहुत सारे हम इन्वेस्टर्स देखते हैं जो बात करते हैं, तो बात करते हैं प्री IPO इन्वेस्टिंग की, वेंचर इन्वेस्टिंग की, प्राइवेट इक्विटी की। वो वॉलेट शेयर आज भी कुछ 15-20% से ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा नहीं है, मैक्सिमम पैसा म्यूचुअल फंड में ही है। इट इज़ दैट अदर थिंग। सो एंड इन लाइफ वेदर इट इज़ टुडे या 20 साल पहले, 25 साल पहले, अगर आप लोगों को पूछोगे, मैक्सिमम पैसा बैंक में था, फिर कुछ कॉर्पोरेट FDs ये होता था। आज वो एक ट्रेंड चेंज हो गया कि कैपिटल मार्केट इन्वेस्टिंग और फिर कुछ और इन्वेस्टिंग। आई थिंक वो रेशो कभी चेंज नहीं होता, शायद प्रोडक्ट चेंज होते हैं। तो वी आर कॉन्फिडेंट कि हमारी इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट्स हैं वो आर गुड इनफ टू कैच देयर अटेंशन। इफ मे नॉट बी द फर्स्ट चॉइस, बट इवेंचुअली दे विल कम। एक चीज़ जो आप ने कही और बार बार ये सवाल दिमाग में आता है कि भारत के लोगों की रिस्क अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव हुई है, बेटर हुई है, या वो ज़्यादा कंफ्यूज्ड है? जितने प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, और हम वैसे भी ये कहा जाता था कि दो तरीके की थ्योरीज हैं मार्केट में। एक है कि इंडियन रिस्क एवर्स हैं, इंडियन हाई बेट नहीं लेते हैं, बड़े प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, दे रिमेन लिमिटेड इनटू टर्म्स ऑफ दैट, और वो है। दूसरा एक पूरा हिस्सा ये है जहाँ लोग मार्जिन ट्रेडिंग कर रहे हैं, 95,000 करोड़ के मार्जिन ट्रेड्स खड़े हुए हैं, लोग F&O में जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये दो बिल्कुल अलग अलग पोल्स हैं। एक ही घर में आपको एक रिस्क एवर्स मिल जाएगा और एक F&O ट्रेड करता हुआ मिल जाएगा। तो आप चूंकि इस सारे कम्युनिकेशन को ऑब्जर्व करते हैं, तो मेरा पहला सवाल, दो सवाल एक साथ जुड़े। एक है कि रिस्क की अंडरस्टैंडिंग बढ़ी है क्या लोगों की, या वो रिस्क में कंफ्यूज हुए हैं, और रिस्क को बताने वाले कम्युनिकेशंस इतने सबड्यूड क्यों हैं, इतने लिमिटेड क्यों हैं, इतना खुलकर रिस्क पर बात क्यों नहीं होती? आप अगर पूरा एनालिसिस देखें, डिस्कशन देखें, एक्सपर्ट्स के इंटरव्यूज़ देखें टीवी के ऊपर, रिस्क वाले सवाल पूछे भी नहीं जाते और रिस्क वाले सवालों के जवाब भी नहीं दिए जाते। ऐसा क्यों है? नहीं, अब काफ़ी सारा मटेरियल रिस्क का पब्लिश भी होता है। आई थिंक पिछले साल जब एक मार्केट में स्मॉल कैप मिड कैप का ये न्यूज़ आई थी, सेबी की ओर से भी, सेबी की तरफ से भी ने इंटरव्यू, देयर इज अ बबल इन द मार्केट एंड ऑल ऑफ दैट, बिकॉज दे सिट ऑन ह्यूज डेटा। इतना डेटा उनके पास आता है कि वो एक बर्ड्स आई से देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। तो उन्होंने बहुत सारे पैरामीटर्स भी इंट्रोड्यूस किए कि आपको जो स्ट्रेस टेस्ट है उसके रिजल्ट आपको डालने हैं, सब डालने। बात वही आ जाती है कि शायद वो लैंग्वेज ऐसी है, कम्युनिकेशन का बड़ा चैलेंज। स्ट्रेस 90% इन्वेस्टर्स को समझ में ही नहीं आता। आप मतलब मैंने इतने लोगों को खुद पर्सनली पूछा है कि स्ट्रेस टेस्ट कैसे समझेंगे आप, उनको समझ में नहीं आता है, वो पूरा पाई चार्ट नहीं समझ में आता है, उनको लगता ही नहीं है और कि उनके म्यूचुअल फंड में रिस्क के लेवल, स्ट्रेस के लेवल क्या हैं, और उन्हें वो बताने का भी कोई कम्युनिकेशन नहीं है, पता नहीं। वो एक रिपोर्ट आ जाती है उनके पास जो बहुत सारे लोग खोल के देखते भी नहीं शायद। नहीं, अभी मेरे ख्याल से कोशिश जारी है लोगों की उसको आसान तरीके के समझाने का। जैसे इन्फॉर्मेशन रेशो है, एवरीबडी इज़ पब्लिशिंग समथिंग और दी एल्स, उससे लोगों को थोड़ा, तो क्या होता है ना, सब बात करेंगे तो अपने आप आएगा कि ये क्या है, इसको समझाइए। क्वेश्चन फिर वो आना शुरू होंगे। अगर एक दो लोग बात कर रहे हैं तो शायद वो कहीं भीड़ में खो जाता है। तो वो चेंजेस तो आ रहे हैं, क्या वो पुख्ता है, क्या वो कंप्लीट है, क्या वो डीप पेनिट्रेट कर रहे हैं, लोगों को समझ में आ रहे हैं? आई थिंक उसमें समय लगेगा। किसी भी चीज़ को समय लगता है, वो ओवरनाइट चेंज नहीं होता है वो चीज़ करना। और जो रिस्क की जो आप भाषा कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग लोगों की रिस्क को लेके, अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव हुई है या वो कंफ्यूज और ज़्यादा हुए हैं? नहीं, आई थिंक वो दो पोल्स हैं। एक है जो कहते हैं कि जो मार्केट के साथ आते हैं। देखिए, हर एक बुल मार्केट साइकिल में आपको 50% न्यू इन्वेस्टर्स आएंगे। कुछ आएंगे सिर्फ रिटर्न्स को देख के, और वो अर्ली साइकिल होगा, मिड साइकिल होगा या लेट साइकिल होगा। अर्ली साइकिल इन्वेस्टर है वो पैसा बनाएगा, और जो मिड साइकिल है वो शायद कुछ बनाएगा या कुछ फ्लैट फेस होगा। लेट साइकिल हमेशा लूज कर जाता है। लेकिन अगर वो 4 साल, मार्केट जनरली 4 years देयर इज अ साइकिल, वो साइकिल अब थोड़े शॉर्टन हो रहे हैं, बट जनरली इट्स अबाउट 4 years, जिसमें आप देखोगे पैसा आपका 1-1.25 साल बनता है।
और 1 साल बेयर रहता है, बाकी साइडवेज रहता है, पूरा जो साइकिल देख लेता है वो आई थिंक इज़ अ पक्का इन्वेस्टर। लेकिन वो हेयर ग्रे होता है तभी आता है, जल्दी तो नहीं आता। और जो लेट साइकिल इन्वेस्टर्स हैं उन्हें लगता है कि यार मतलब हम नहीं समझ पाए इसको, या ये प्रोडक्ट शायद हमारे लिए ठीक नहीं है। सो एवरी टाइम व्हेन वाटर विल गो आउट, आप देखोगे कि उसमें से 25% इन्वेस्टर चले जाएंगे वापस, अपना जो कर रहे थे 25% रह जाते हैं। वो एक नया, फिर नेक्स्ट साइकिल में फिर आएगा, फिर एक नया लॉट आएगा, बहुत सारे उसमें से बहुत सारे पीछे चले जाएंगे, कुछ रह जाएंगे। आई थिंक वैसे ही करते करते ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी हैव नाउ डिसेंट अमाउंट। अगर आप, और वो फैक्ट भी है कि आज रिसेंटली आई वाज रीडिंग दैट 200 मिलियन अकाउंट हो गए डीमैट के। हाँ, अब यही है होगा कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये लोग कन्वर्ट हो जाएं टू ETF इन्वेस्टर्स या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स, बिकॉज ग्लोबली ये फैक्ट है कि लोग पहले स्टॉक खरीदते हैं फिर म्यूचुअल फंड की तरफ रुझाव करते हैं। हमारे यहाँ शायद पहले म्यूचुअल फंड खरीदा लोगों ने, और उसके बाद वो हाई रिस्क की तरफ जा रहे हैं। बट आई थिंक वेयर दे फाइंड अ बैलेंस दे विल कम बैक। तो ये वो डव और क्या हॉक एंड पिजन, डव की स्टोरी है। ETF मेरा का फोर्टे है। अगला जो मेजर चेंज है या अगले जो नए इनोवेशंस हैं वो ETF की साइड से ही आएंगे या म्यूचुअल फंड से ही? क्योंकि अब ETF उस डायरेक्शन में पहुंच गया है जहां लोगों को म्यूचुअल फंड और स्टॉक के बीच खड़े होने की एक जगह मिल गई है। तो क्या प्लान है, किस डायरेक्शन में जाएगा आगे प्रोडक्ट इनोवेशन मिला है? मैं ये कहूँगा कि इन्वेस्टमेंट्स हमारा फोर्टे है। ETF भी म्यूचुअल फंड ही प्रोडक्ट है, सिर्फ लिस्टेड है, राइट। और वहाँ पे इनफैक्ट फंड मैनेजर का इतना बड़ा रोल नहीं है, क्योंकि जो इंडेक्स अंडरलाइंग है आप उसी को रोज़ उतार चढ़ाव हो रहा है, उसी को आप देख रहे हो। हाँ, ये कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा एक प्रोडक्ट है, आप इसमें आइए, इसमें निवेश करिए, और वो वॉल्यूम बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ जितनी ट्रेडिंग होती है उतना लिक्विड रहेगा। म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो, मतलब हमारा ग्रुप पूरा म्यूचुअल फंड पे ही बना है, ग्लोबली भी। और जो 1997 में एक प्रोडक्ट शुरू किया था एज अ सिंपल वन प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट जो हमारे चेयरमैन सर ने वहाँ शुरू किया था, उससे पहले कोरिया में निवेशक नहीं थे, ट्रेडर्स थे। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट निकाला जिन्होंने बताया कि एक ऐसा भी प्रोडक्ट हो सकता है जिसमें आप निवेश करके होल्ड करेंगे तो रिटर्न बनता है, इक्विटी वाला। वहाँ से शुरू हुआ। सो कोर बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स है, चाहे लोग फिर म्यूचुअल फंड खरीदे, ETF खरीदे, इंडेक्स खरीदे, वो एक बाई प्रोडक्ट है। इन्वेस्टमेंट्स हम कैसे करें, क्या साझा रखें, कितना उसमें ध्यान दें, रिसर्च टीम कितनी स्ट्रांग बनाएं, फंड मैनेजमेंट टीम कितनी स्ट्रांग बनाएं, प्रोडक्ट टीम कितनी स्ट्रांग बनाएं, ये हमारे लीवर्स हैं सर। बैकएंड में ये बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर मार्केटिंग और सेल्स का काम है उसको कम्युनिकेट करना। तो मेरे ख्याल से मेरे एसेट की जो पोजीशनिंग है मार्केट में, वो एक एज अ, शायद पहले लोग कहते थे कि आप सिर्फ इक्विटी में है, लेकिन अभी मेरे ख्याल से हम प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, एसेट डाइवर्सिफिकेशन, तो एक राउंडेड AMC उभर के वहाँ पे आ रही है। SIF की तैयारी है? जी, SIF हमने हमारा ब्रांड ऑलरेडी लॉन्च किया है, प्लैटिनम बाय मेरे एसेट म्यूचुअल फंड, और प्रोडक्ट भी फाइल्ड है। प्रोडक्ट कब तक लॉन्च होने की? अब देखिए, फाइल तो किया है, तो जब अप्रूवल मिल जाएगा उसके बाद आपके माध्यम से ही हम अनाउंस कर देंगे कि कब लॉन्च होगा उसके बारे में। हम आ गए अपने आखिरी सेक्शन में, जो कि रैपिड फायर राउंड है, जिसमें हम बड़े दिलचस्प सीधे सवाल पूछते हैं और जवाब लेते हैं। तो श्रीनिवास से पहला सवाल मेरा ये होगा कि म्यूचुअल फंड मार्केटिंग से जुड़ा कौन सा ऐसा मिथ है जो आप बार बार तोड़ते हैं? आई थिंक मतलब जो बॉक्स है हमारे लिए, जो कि ये रेगुलेशंस हैं, इसमें रह के इनोवेशन कैसे करें। मतलब ये कि रेगुलेशन इनोवेशन को रोकते हैं, मिराय ने उस रेगुलेशन की सीमा में इनोवेट की, लिमिटेड। नहीं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो इनोवेशन रोकते हैं, बिकॉज देखिए रेगुलेशन इज ब्लैक एंड वाइट, राइट। लेकिन आप उसमें रहते हुए आप क्या वो तरीका दिखा सकते हैं जो कंप्लायंट भी है, लेकिन शायद पहले नहीं सोचा था।
मुंबई का फूड सीन बहुत क्रिएटिव है और आप से बेहतर उस फूड सीन को कम लोग जानते हैं। कोई ऐसा स्नैक, कोई ऐसी ईटरी है जहाँ जाके आपको अच्छे मार्केटिंग कम्युनिकेशन आइडिया मिलते हैं? सर मैं आपको मैं कल की बात है, हमारे जो कैफेटेरिया में जो केटरर है जो चलाता है, उसने मेरे से पिछले 4 महीने से अपना पैसा नहीं लिया। और मैं उसको पूछ रहा था तो कब लेगा, कब हिसाब करेगा। बोला मैं करके देता हूँ, एंड दिस इज़ अ स्टैंडर्ड आंसर, हर महीने दे रहा है वो, राइट। तो मैंने कल उसे बैठ के समझा कि आप ये कैसा बिजनेस है जिसमें आप पैसे लेते थे। उसने कहा पूंजी 3 जगहों पे होनी चाहिए, एक मेरे पास, एक आपके पास, एक मार्केट में। फ्रॉम दैट केटरर आई अंडरस्टूड सम बिजनेस, राइट। ऐसे आपको हर जगह मिलेंगे मुंबई में, जो एक अपना एक अलग सोच लेके आता है, सब करता है। बट फ्रॉम अ बिजनेस सेंस आई वाज टॉकिंग कि व्हाट आई लाइक्ड अबाउट इज सेइंग कि एक मेरे पास पैसे हैं जेब में, सारे पैसे मेरे पास रहेंगे तो मैं खर्च कर दूंगा, एक आपके पास है और एक मार्केट में घूम रहा है। अगर आप मैं निवेशक के हिसाब से सोचें तो सोचिए ये है कि वो बात कर रहा है कि कुछ कैपिटल इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, कुछ फिक्स्ड एसेट होनी चाहिए, कुछ कैश फ्लो होना चाहिए, और कुछ कैश फ्लो होना चाहिए, राइट। सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन आई लर्न फ्रॉम समवन जो अपना एक बिजनेस कर रहा है, राइट। एक जो इटरी है जो मतलब मैं जाता रहता हूँ क्योंकि वहाँ पे मेरे को समोसे छोले और उसके पैटिस छोले बहुत पसंद है, वो गुरु कृपा है सायन में। अच्छा, सायन में जी। सबसे अंडर एस्टिमेटेड मार्केटिंग चैनल आपको कौन सा लगता है जिसको लोगों ने बहुत ध्यान नहीं दिया? आई थिंक तो डायरेक्ट चैनल है, डायरेक्ट चैनल, वन ऑन वन, बिकॉज उसमें ऑब्वियसली ह्यूमन रिक्वायरमेंट भी है, बट उसमें बहुत सारा इनोवेशन हो सकता है क्योंकि लोग चाहते हैं आपसे डायरेक्टली जुड़ना और बात करना। जैसे सपना इन प्रोग्रेस था, ऐसी कोई और टैगलाइन जो आप लिखना चाहते थे पर लिख नहीं पाए, या उसके लिए प्रोडक्ट अभी तैयार नहीं है? नहीं, ऐसे कोई रेट्रोफिट तो नहीं कर सकते सर। अच्छा। कि आपने कुछ सोच लिया और फिर कोई प्रोडक्ट आया उस पे आपने डाल दिया, या कोई प्रोडक्ट है जिसके साथ आप लिखना चाहें, अभी अवेलेबल है, आपको लगता है उसकी टैगलाइन बदल दी जाए? नहीं, ये कॉम्पिटिटर भी देखेगा तो मैं अभी बताऊंगा इसके बारे में। अच्छा, मैं इसको बदल दूं, म्यूचुअल फंड सही है, काफ़ी दिनों से चल गया, इसको अगर चेंज करना हो तो कौन सा टैगलाइन देंगे आप? एमफी इस पे काम कर रही है, फिर अभी काम चल रहा है। आई थिंक इन सम टाइम यू विल सी समथिंग न्यू, इस पे काम चल रहा है। एक और सवाल लोगों के दिमाग में होता है कि क्वर्की कैंपेन ज़्यादा बेटर होते हैं, स्ट्रीट एक्टिवेशन ज़्यादा बेटर होते हैं, या ये मीम मार्केटिंग्स ज़्यादा बेटर होते हैं? जिंगल, मस्कट, हैशटैग ज़्यादा बेटर होते हैं, या ये सीरियस डिस्कशन कैंपेन? किसको आप प्रेफर करते हैं? नहीं, देखो, कम्युनिकेशन तो सब में से पहुंच जाएगा। व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपका एक जो कंसिस्टेंट लैंग्वेज क्या है, राइट। अगर आप इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात कर रहे हो, सीरियस डिस्कशन कर रहे हो, वो चलता रहना चाहिए। फिर उसके जुड़ा हुआ अगर आप क्वर्की कुछ कर दो या मीम कुछ कर दो, ऑफ कोर्स वी आर नॉट अलाउड मीम्स, हाँ, मीम्स आर नॉट अलाउड, दोज आर नॉट अलाउड, पर आपको क्वर्की उसके साथ करना है, लेकिन उसका मैसेजिंग हैज़ टू बी इससे जुड़ा होना चाहिए। बहुत ही अलग कुछ मैसेज है, जैसे आप एक ट्रेंड चल रहा है उसको कैच करने के लिए आप कुछ कर रहे हो, तो फिर वो लोग भी उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे कि आप जो सेंट्रली मैसेज कम्युनिकेट करना चाह रहे हो और ये आप कुछ और ही कह रहे हो। तो एवरी टाइम यू डू, इवन इफ यू कोकी आप करते हैं ना, उसका कॉल बैक इस मैसेज पे होना चाहिए। मेन फोकस या जो फिलॉसफी है, सिंपल इज़ बेटर या बोल्ड इज़ बेटर इन कम्युनिकेशन? सिंपल इज़ बेटर। सिंपल इज़ बेटर, स्पोकन बोल्डली, स्पोकन बोल्ड। श्रीनिवास, इस शो पे आने के लिए, विस्तार से हमसे बात करने के लिए, और पहली बार हमने कोशिश की जानने की कि BFSI म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में लोग कम्युनिकेशन के बारे में किस तरह से सोचते हैं, मैं बताने के लिए, और हमारे निवेशकों को ये बताने के लिए कि उनके पास उन्हें जोखिम की समझ भी उतनी ही होनी चाहिए जितनी निवेश की समझ होनी चाहिए। समृद्धि शास्त्र को समाप्त करने का समय आ गया। हम बहुत बहुत आभारी हैं श्रीनिवास के, बोनस की टीम की तरफ से, और आप सबकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा। अगले सप्ताह हम फिर मिलते हैं किसी और ख़ास विशेष मेहमान के साथ। धन्यवाद।